असल नाज़रीन कराम, मुल्क के जो हालात हैं इसमें रोज़ नई नई तशवीशनाक खबरें आती रहती हैं। बन्नू का जो वाक़या हुआ ये मामूली वाक़या नहीं है, अजीब व गरीब वाक़या है। पुलिस खड़ी है, हंगामे हो रहे हैं, कौन कर रहा है। उन्होंने कमीशन बनाया, कमीशन को वफाकी हुकूमत ने रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी तरफ ये है कि वो करारदादी पास करते हैं जिसको हम कहते थे कि वो एक कार्रवाई, जिसको वो मिलिट्री एक्शन कहते हैं, मिलिट्री ऑपरेशन कहते हैं, वो कहते हैं नहीं, ये तो एक तरह का अज़्म इस्तेहकाम है जो हम करना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ पास किया। वहाँ एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। अदालतें जो हैं वो फ़ैसले दे रही हैं और फ़ैसले ऐसे हैं कि जिन पे अमल करने में बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अदालतों के फ़ैसलों पे अमल होना चाहिए, और ये भी कहा जा रहा है कि अमल करने के नतीजे के तौर पर बहुत सी कॉम्प्लिकेशन भी आएंगी। अजीब एक ख्वाजा आसफ कहते हैं मेल्टडाउन हो रहा है। और हमारा ये हालत है कि बांग्लादेश में भी मुजाहरे हो रहे हैं, वो उनका अपना मसला है 30% कोटे का, वो अजीब व गरीब कहानी है, वो एक अलग दास्तान है। वहाँ भी पाकिस्तान का नाम आ रहा है। फ्रैंकफर्ट में वहाँ अफ़गानियों ने, खैबर पख्तूनख्वा की बात करते, अफ़गानियों ने पाकिस्तान का परचम उतार के सफारत खाने से जला दिया है और ज़ाहिर पकड़ लिया उन्होंने। पूरी दुनिया में ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारा अदालती निज़ाम कहाँ जा रहा है, हमारा इंतज़ामी ढांचा क्या हो रहा है। हंगामे होते हैं तो उनको हम काबू नहीं कर पाते, क्या सारा कुछ नक्शा क्या बनता दिखाई देता है। ये सारी तस्वीर है। सियासत के बारे में लोगों को तशवीश है, हमारी मईशत के बारे में कुछ थोड़ा सा इत्मीनान हुआ लेकिन तशवीश अब भी मौजूद है। सिक्योरिटी की तो इंतहा हो गई है जी। और जो इमेज है पाकिस्तान का, वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि दुनिया भर में जहाँ कोई मामला होता है तो पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर तशवीश हो जाती है कि वहाँ रहने वाले पाकिस्तानियों को क्या बनेगा। ये क्या सूरत हाल है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब मौजूद हैं जी, हफीज़ुल्लाह न्याइस साहब हैं हमारे साथ, नज़ीर लगारी साहब हैं हमारे साथ, और आमर खाकवानी साहब हैं। बड़े लोग शामिल हैं और मेरे ख्याल में कुछ देर बाद मुजाहिद बरेलवी साहब भी शामिल हो जाएंगे। मैं हफीज़ुल्लाह न्याइस साहब का बारे में मुझे मालूम है कि वो कहाँ फंसे हुए इस वक्त, एक हॉस्पिटल में किसी की तबारदारी के सिलसिले में है, तो मैं वहीं सबसे पहले उनसे शुरू करता हूँ। हफीज़ुल्लाह न्याइस साहब, ये सारा नक्शा मैंने खींचा है, आप क्या इस सारी सूरत हाल पर आप क्या 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 महसूस करते हैं? अंदाज़ा है मुझे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये आपकी बात दूसरों तक भी पहुँचे। हमीद साहब, वो एक अगर फिक्रे में अगर समाना है ना, तो वो तो ये है कि सारे शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। बंदा आप किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे। आजकल तो ये नहीं पता कि बन्नू का जो केस इन पॉइंट ले लें, तो ये तयन करना कि ये किसने किया है बड़ा मुश्किल है। मतलब मुझे ये भी धड़का लगा रहता है कि हमारा जो ताकतवर हल्के हैं, मुक़्तदरा जो है, वो भी अगर पाकिस्तान के अंदर कोई निज़ाम को लपेटने के लिए कभी उनकी तबीयत माइल हुई या मादा हुई तो ऐसी हंगामे करवा सकती है। हमारे एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का बाहमी एतमाद का फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट है कौम के अंदर। हमें ये पता ही नहीं है कि ये बंदा मेरे साथ, जो सामने मेरा दोस्त बैठा है इस वक्त, वो मेरे साथ है या मेरे मुखालिफ है। ये अंदर से भाई भाई के ऊपर एतमाद खत्म हो चुका है इस मुल्क के अंदर। एक अजीबो गरीब बोरानी कैफियत में मुझे तो यूँ लगता है जैसे अल्लाह ताला ने हमें बस कहना नहीं चाहिए कि उनके बड़ी के काम पे किसी की गिरफ्त में आए हुए हैं, किसी खास किस्म की आजमाइश की। अब ये सारी जो बातें हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ जी, और बार बार कहता हूँ, कल एक अरसे से कह रहा था कि जी अली जफर साहब को जब उन्होंने बनाया था सेनेटर, तो मैं तब भी कहता था कि जी ये एक कोटे पे आया है, ये उन्हीं के कोटे पे आया है। कल मुझसे बीबी ने क्या बयान दिया है, ये मैं कितना भी टीवी शो पे कह चुका था कि गौहर हैं या शेर मरवत हैं या उमर अयूब हैं या इमरान खान साहब की पार्टी के जितने अकाबरीन है, या फॉर दैट मैटर मुस्लिम लीग के जितना अकाबरीन है, ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। अब हमेशा मैं कहता था कि अगर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पे हमला करता नजर आए तो समझें कि सिस्टम लपेटा जा रहा है। अगर अली अमीन गंडापुर कोर कमांडर पिशावर के साथ लंच या डिनर करता नजर आए तो समझो कि सिस्टम जो है वो रावी चैन लिख रहा है और सिस्टम चलता नजर आएगा। बाकी देखें जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा अपना ख्याल है कि बड़े अरसे बाद
और ये कोई बुरा शगुन नहीं है, ना बुरी खबर है कि कश्मीर के अंदर, बांग्लादेश के अंदर एक अंगड़ाई आई है। कश्मीर में तो 6 साल तक कश्मीरी पिटते रहे और हम तमाशाई बन के देखते रहे, लेकिन जनवरी से लेके मीसा आज तक तकरीबन को 60 से ज्यादा हिंदुस्तानी फौजी इस वक्त मर चुके हैं, जिनमें ऑफिसर्स भी हैं। 12-13 जो है ऑपरेशन हो चुके हैं, हमले हो चुके हैं, और ये सारे अब वैली में नहीं है, पहली दफा जम्मू के अंदर सारे चीजें हो रही हैं। ये एक बड़ी एक हमारे लिए तो, मेरे लिए तो दादी तौर पे पति किस खुश आइन बात है, सिग्निफिकेंट बात है। कम से कम हमारे मुल्क में कुछ हो रहा था और वहां पे इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, तो बड़ी तो अफसोस होती थी। असल में जो बाजवा, जनरल बाजवा है ना, वो पता नहीं अल्लाह ताला उसको कहीं बंदा क्या कहे, इतना पाकिस्तान को जिस हालत में वो छोड़ गया, या जो काम कर गया, इससे निकल तो क्या मिलेगा और कौन कब क्या किस रोल में है। इस वक्त एक ऐसे हम मखमसे में और ऐसी अजीबोगरीब सूरत से तो रहा है। ठीक बात। लेकिन दुनिया में अदरवाइज आपको पता है, बांग्लादेश का आपने खुद ही जिक्र किया, इंडियन मीडिया तो उछल के छत तक टकरा रहा है और बार बार कह रहा है कि ISI करवा रही है, लेकिन वो नारा बड़ा खूबसूरत है उनका। हाँ, बहुत। और नारा वही नारा है जो कि उस वक्त लोगों को दिया गया था पाकिस्तान की फौज ने अपने सपोर्ट में, जब वो जुलूस निकलवाती थी तो कहते थे कि हम पाकिस्तान के रजाकार हैं। आज वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने सारा रिवर्स कर दिया और 2% कोटा रखा है, जो कि उनके जो सो कॉल्ड जो थे रजाकारों के खिलाफ जो लड़े थे, और 2% बाकी लोगों के लिए 5% रखा है, जो कि मुक्ति बानी के लोग थे। टोटल 7% कोटा रखा है, बाकी 93% उन्होंने मेरिट कर दिया। लेकिन होता यह है कि जब भुट्टो साहब ने हमारे मुतालबात के ऊपर इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दिया था, तो उसके बारे में अमेरिका में एक कहावत है, टू लिटिल टू लेट। मेरे नहीं ख्याल के बांग्लादेश की नामिज जो है अब हसीना वाजिद का बकू ठपे जा सकता है, लेकिन हमें वो कहता है हमें क्या पढ़ाई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। पाकिस्तान बहुत शदीद बुरान में आ चुका है। मैं एक ही बात आखिरी अर्ज करूंगा कि जो कुछ बीज हमें 8-10 साल बीजे हैं उसकी कटाई का वक्त है, फसल तैयार है। ना इसके अंदर कोई अकेला शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है, ना इसमें अकेला इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है, जो आप, और ना कौमों के यूज और सवाली कहानी साल 2 साल 3 साल चलती है। सालों में कौमें रूस में पहुंचती हैं और सालों ढाई लगती है कौमों को जमीन बोझ होते हुए। ठीक बात, बहुत शुक्रिया आपका फिजलुर न्याज़ी साहब। नज़ीर लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मैंने जानबूझकर फिजलुर न्याज़ी साहब से पहले बात की थी। मुझे मालूम था कि वो एक नाजुक सूरत हाल की वजह से हॉस्पिटल में है, और यानी खुद हॉस्पिटल में नहीं, अल्लाह करे बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी की लिए हैं वो। तो आपको क्या लगता है, ये सारा नक्शा जो उन्होंने खींचा है पूरा यही नजर आता है? जी जी रखा गया है 1947 के बाद से लेकर अब तक, और हम एक तजर्बा कर रहे हैं। एक तजर्बा होता है, फिर दूसरा तजर्बा होता है, फिर तीसरा, हर बार नया तजर्बा होता है। और मुख्तलिफ जगहों पर गमले लगाए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर नर्सरियां उगाई गई हैं, और वहाँ हीरे पैदा किए गए, मोती पैदा किए गए, जवाहर पैदा किए गए, बड़े बड़े कमाल के लोग पैदा किए गए, और उसके बाद जो है फिर डिजॉल्व हुए, फिर तमाम लोग जो है वो खत्म हुए। और मालूम हुआ कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उनके अपने गले पड़े हैं, फिर जो है अपनी पैदावार ही उनके जब उस पर आ गई, उनकी ज़ात के ऊपर आ गई, तो फिर इनको नए मसाइल का सामना करना पड़ा है। आज भी इसी तरह की सूरत हाल पड़ रही है। पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है वो जिन मसाइल का शिकार है, वो महज उनकी ज़ात तक होते या उनकी मुनासिब ओहदों पर होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये मामला आप मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में भी एक सवाल पैदा करता है। मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में हमें ज़्यादा तशवीश इस बात की होती है कि जनाब मुल्क का क्या होगा, मुल्क की सलामती का क्या होगा, जोग्राफी का क्या होगा। अगर जो कुछ हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हमें ये बताया जाता है कि बाज़ अजला जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में वो नो गो एरिया बने हुए हैं, और वहाँ पर जो है वो
कानून जो है अपनी अमलदारी नहीं रखता है। मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या सूरत हाल है, या ऐसा माहौल पैदा किया गया है या ऐसा माहौल पेंट किया गया है, लेकिन हालात ठीक नहीं है। और दूसरा यह है कि सियासी मामला इंतहा तक पहुंचे हुए हैं। आप सिक्योरिटीदारों पर कोई भी बात कर सकता है, किसी भी बात कर सकता है, लेकिन अगर आपको बन्नू वाले वाकये में कहीं मुझे नजर नहीं आए, हो सकता है कि कहीं हूँ फुटेज हूँ ऐसी कि जहाँ सिक्योरिटी इदारे कोई कार्रवाई कर रहे हूँ, लेकिन ये कि हमें नजर नहीं आया कि पुलिस कहाँ पर थी, जिसके सूबे में हो रहा है ये सब कुछ, वो पुलिस खुद कहाँ थी और वो सब कुछ क्या हो रहा था। और फिर ये कि रात को जितनी अफवाहें चली हैं उनका अब तक हिसाब नहीं। हम लाशें गिनते गिनते हम तो बहुत ही परेशान हो गए हैं, लेकिन मालूम हुआ है कि ऐसी सारे सूरत हाल नहीं है और अमवात ऐसी नहीं है, अब तक भी सूरत हाल वाजे नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें तमाम इलाकों को, डरा इस्माइल खान हो, टांक हो, बन्नू हो, कर्क हो, वजीरिस्तान हो, शुमाली या जुनूबी, हमें पूरे मुल्क को एक पाकिस्तान तस्वर करते हुए ही मामला को देखना चाहिए और इदारों को भी अपने अपनी हुदूद में सबको रहना चाहिए। सियासी जमातों को पेश नजर रखना चाहिए कि पहले उनका मफाद या पहले मुल्क का मफाद। और ये मुल्क का मफाद उस तरह नहीं जैसे हम लोग तय करते हैं कि जनाब वसीदुल मफाद में पार्टियां अपने आप को तहलील करते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मफाद हुए किसी चीज से वो नहीं है। ठीक बात। अगर मुल्क सलामत है तो आप जो चाहें करें, उसमें जो निजाम पाकिस्तान है तो हम हैं, हम सब लोग हैं, हमारा सबका मफाद इसी में है कि मुल्क बाकी है। जी आमिर खाकवानी साहब, आप क्या कहेंगे? आपने हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की और नज़ीर लगारी साहब की गुफ्तगू पुरमगज़ सुनी, आप क्या कहेंगे? बन्नू के वाक़या से हमने शुरू किया, बांग्लादेश का वाक़या याद आता है, कश्मीर के हालात सुनते हैं, फ्रैंकफर्ट के वाक़या सुनते हैं, अदालतों का मसला भी बीच में आ जाता है। क्या कहाँ खड़े हैं हम? क्या वो ख्वाजा आसिफ कहते हैं मेल्ट डाउन हो रहा है? क्या क्या हो रहा है हमारे साथ? मीर साहब, जहाँ तक बन्नू का ताल्लुक है ना, ये तो देखें दो चीजें बड़ी क्लियर है। एक तो बन्नू बिल्कुल ही पुरअमन इलाका है, वहाँ पे कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं रही। अभी चंद दिन पहले वाले वाकये को छोड़ के ऐसा नहीं हुआ कि बन्नू में कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म के वाकयात हुए हों, कि एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे ज्यादा वाकयात हुए हों, एजुकेशन वहाँ पे हुई हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी पिछले जो 1 साल 1.5 साल में 2 सालों में ये कोई ऐसी सूरत नहीं नजर नहीं आई। इसका मतलब ये है कि जो ये ताज़ा कशीदगी जो वाकया है, ये बन्नू कैंट में जो हमला है, उसके बाद की कोई सूरत हाल इसके साथ लिंक की है, तो मेरे ख्याल है ये मामले को सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे जो भी हुआ है मामला, हमारी फोर्सेस को और तमाम जो लोग हैं वहाँ पे, अभी तक सेंसिटिव मामला है कि हम इससे ज्यादा बात भी खुल के नहीं कर सकते, लेकिन ये एक अलग केस है, यानी अलग मामला है और ये कोई ओवरऑल बाकी चीजों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कि खास वाकये के बाद इस पे तो हमने अफगान हुकूमत से प्रोटेस्ट भी कर दिया कि फलां बंदा हमारे हवाले करो, वो पहले भी करता रहा, अभी उसी ने किया है, उसकी टेप कॉल जो फोन कॉल जो है हमने टेप की है। देखिए वो तो बन्नू कैंट पे हमले के हवाले से है ना, बन्नू कैंट पे हमला जैसे गर्दना पे किया, उसके बाद जैसे मारे भी गए। अब जो यहाँ पे कुछ जो एहतजाज हो रहा है, जी ये एहतजाज हो रहा है जो, हाँ जी जी हाँ जी जी, ये मकसद है कि उसी वाक़े से के बाद ही हुआ ना ये मामला जो भी शुरू है। अब जो भी चीज है ज़ाहिर तफसीलात हमारे सामने नहीं है, ये मामला सॉल्व हो सकता है और ये मामला बहुत संगीन और बहुत गंभीर इसलिए हो चुके हैं कि हजारों लाखों लोग वहाँ पे एहतजाज करने के निकले हुए लोग, और स्लोगन भी इनके बहुत खतरनाक है। ट्विटर पे जो मैंने कुछ वीडियो देखी है, एक मुसीबत ये भी है कि इसमें बहुत सारी फेक चीजें भी चल रही हैं और यहाँ पे सियासी जमातों की भी नुमाइंदगी नहीं है, सिर्फ जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक अहमद खान वहाँ भी एक्टिव है, वहाँ गए भी हैं, अस्पताल में मरीजों की भी इयादत की, इब्राहिम भी है और केपी हुकूमत के भी एक आध सूबाई वजीर ने वहाँ पे विजिट वगैरह किया है। लेकिन मामला की बहुत संगीनी और बहुत पेचीदगी है, हम खुद इससे ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है बन्नू में कोई सियासी एजुकेशन नहीं थी उससे पहले, ना कोई उससे पहले की कशीदगी थी, इस वजह चंद दिन 1 हफ्ता 10 दिन पहले भी कुछ भी ऐसा नहीं बन्नू। चलिए बिल्कुल ठीक, आपकी बात आगे वाकये के साथ है, जब एक वाकये के साथ जो है विवाद हुआ है तो उसको सॉल्व करना आसान है, मतलब मुश्किल नहीं है ना वाकया, ये होता है ना जो गंभीर। ठीक आप कहते हैं मसले को सॉल्व करना आसान है। मुजाहिद रेलवी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, हम बन्नू के वाक़यात के हवाले से, बांग्लादेश के हालात के हवाले से, पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, अदलिया में जो बहरान पैदा हुआ उसके हवाले से कह रहे हैं कि, और फ़िक्रा मशहूर हम सुना रहे हैं ख्वाजा आसिफ का कि बेल्ट डाउन हो रहा है,
क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? यहाँ ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या कह रहे हैं आप इस सूरत? तो आप ये देखिए कि इनके आपके असल हुक्मरान क्या कर रहे हैं। यानी इनको ये शरीफ खानदान, इनके जो चिचा बेटी भांजे, आज सब अखबारों की लीड क्या है कि एक आदमी को सड़क से खड़े होकर इंसाफ मिल जाता है। यानी इन्हें अभी भी यही पड़ी है कि जुडिशरी आखिर तहरीक इंसाफ के लोगों को रिहा क्यों कर रही है। आप लोग जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं बन्नू पे गुफ्तगू करने का और पता इसका ये कोई नया वाक़या है? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, क्या हम अहमकों की जन्नत में रहते हैं या ये अहमकों की जन्नत में रहते हैं? ये हम लोगों को अहमक समझते हैं, ये इन्हें सिवाय इक़्तिदार के, तख्ता लाहौर के इक़्तिदार के अलावा न इन्हें बन्नू की फिक्र है, न उससे ज्यादा संगीन बलूचिस्तान और बाकी जो एक पार्टी है अपोजिशन वाली, उसको फिक्र है, की फिक्र है। नहीं, बाकियों को छोड़े, पावर में कौन है इस वक्त? हुकूमत किसकी है? अपोजिशन भी इम्पोर्टेंट होती है ना, की है ना। उन लोगों की हुकूमत है जो सिवाय इसके कशकोर लिए जगह जगह मांगते कर रहे हैं। हम लोगों के लिए बिजली जो है वो अब आज 5 रुपए और बढ़ा रहे हैं। जो IPP जो आज तक जिनके लल्ले खत्म नहीं हो रहे, जो इनके अलाउंसेस वैसे ही मिल रहे हैं, तनख्वाहें वैसी हैं, ठाट बाट वैसे ही हैं, तजेरो वैसी है, ऐवान सदर को कुछ नहीं हो रहा, वजी आज़म को नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ ना, उनको इसकी फिक्र कहाँ है? जाके पिशावर में बैठ जाते ना दोनों शरीफ बरादरान, कहते गंडापुर किससे या उससे कह के हम यहाँ बैठे हुए। ये तो मेरे ख्याल में इन्होंने विजिट ही नहीं किया होगा इन इलाकों का कभी। ये बलूचिस्तान। चलिए ठीक है, बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी देर बाद अब आपकी बारी आ रही है। आप बिजली के मसले पर ही बात कर रहे थे, हम बन्नू पे एक वाकया बयान किया था, मैं अदालतों पे आना चाह रहा था, बांग्लादेश पे भी हफीजुल्लाह न्याजी ने बड़ी तफसील से बात की है। क्या आपको क्या लगता है ये मेल्ट डाउन कर रहे हैं? इल्ज़ाम हम शरीफों पे लगा दें, जरदारियों पे लगा दें, या PTI पे लगा दें, किसी पे लगा दें, जो चौपचाए लगा दें, या इस्टेब्लिशमेंट पे लगा दें, या अदलिया पे लगा दें? देखिए मसला तो लगता है कि कोई आसान काम नहीं, इस वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मीर साहब। सर, इस वक्त लग रहा है कि एक सिस्टम फेलियर चल रहा है पाकिस्तान में। जिधर हम देखें सिस्टम फेल हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो खौफनाक सूरत हाल है वो मैं देख रहा हूँ कि हमारी आला अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ पे जजेस के दरमियान में जो हम तकसीम देख रहे हैं, जो डिस्टेबलाइजेशन देख रहे हैं हाई जुडिशरी की, बहुत ख़तरनाक है। आइंदा पता नहीं इस हालात में क्या होता है। देखें, कोई वे आउट मीर साहब नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ पे बन्नू की बात कर रहे हैं, मैं समझ तो बन्नू इज़ अ ट्रेलर। अभी अल्लाह बचाए, पता नहीं कौन सा खौफनाक हादसा, ये क्या सानिया है जो हमारे दरवाजे पे हमारा दरवाज़ा खटखटा रहा है। देखें ना, हमारे को सीनियर जर्नलिस्ट, मैं नाम नहीं लेता हूँ, वो कहने के सकूत ढाका की दोबारा बातें कर रहे हैं कि वो हमें तो सकूत ढाका दोबारा होते हुए नजर आ रहा है। इस किस्म की हमारी इंटेलिजेंसिया की सोच है कि वो परेशान है कि ये हो क्या रहा है। जब KP के जब एक सूबा, हम KP की बात कर रहे हैं, और उसका चीफ मिनिस्टर अगर वो बिल्कुल महाजराई वाली सूरत हाल में आ गया है विद दी फेडरल गवर्नमेंट, विद दी, तो आपकी फेडरेशन कमज़ोर हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। KP असेंबली रेजोल्यूशन पास करती है कि जनाब ये अज़्म इस्तेहकाम जो है विल नॉट बी अलाउड। और देखें, बन्नू में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे बेशक पीसफुल प्रोटेस्ट था, उसमें लोकल थे, लेकिन खबरें हैं कि TTP और PTM, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग इन्फिल्ट्रेट किए थे। वीडियोज में कुछ नज़र भी आए हैं, कुछ लोग आर्म्ड भी थे, और उनका मकसद क्या था कि प्रोवोक करें एक क्लैश बिटवीन दी पीपल एंड द मिलिट्री इन द बन्नू कैंटोनमेंट। 9 मई को हमने देखा कि कैसे मियाँ वाली एयरबेस की दीवार गिराई गई थी, बड़ी मशहूर वीडियो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनाब बन्नू कैंटोनमेंट की दीवार गिरा रहे हैं यही जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स थे, और फिर जारी बात है उसके बाद गोलियाँ भी चली हैं, 2 शख्स अपना शहादत भी हुई है, अपना ज़ख्मी भी है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जब इस तरह की आपका एक महाजराई चल रही है बिटवीन दी वन प्रोविंस एंड दी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, तो फिर मामला नहीं चल सकते। फिर क्या होगा कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं वहाँ पे उनको भी शय मिलती है कि जनाब ये आपस में लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों की शय मिलेगी कि ये आपस में लड़ रहे हैं, जुडिशरी की आपस में ये जुडिशरी के साथ महाजरी चल रही है, आपस में ये इनकी पॉलिटिकल जो है टेंशन इतनी आई हैं, तो और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी ये दाएं बाएं से जो है टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये वक्त है, इनको पै जाओ, दिस इज द टाइम, चाहे अफगानिस्तान से करें चाहे पाकिस्तान के अंदर आके करें। एक ये बात मैं ये समझता हूँ, इस मसले का हल ये है कि मेरी नज़र में KP के जो चीफ मिनिस्टर हैं
उन्होंने वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी, वो जो उनसे जिम्मेदाराना एक रवैया एक्सपेक्ट किया जाता है सबको कि केपी चीफ मिनिस्टर ऐसे टेंशन वाले हालात में, दहशतगर्दी के हालात में वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे। अब मुझे आप ये बताएं कि ये कभी आपने पहले सुना कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, उसके जो गवर्नर है, कहता जी मैं आपके 1000 मिलियन 10 अरब रुपए का हर्जाना आप पे दायर करता हूँ। एक मजाक बना हुआ, तमाशा बना हुआ। सो मैं ये कहता हूँ कि अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात की है, अब लगता तो ये है, ये भी उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं थी। फिर एक और मोहतरम आए पब्लिक ऑफिस होल्डर, उन्होंने कहा जी 10 दिन में जो होगा आपको नजर आ जाएगा। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हो रहा है। मैं समझता हूँ होना चाहिए, पक रही है जी कुछ। मैं समझता हूँ मीर साहब 4 दिन मरी में भी बड़ी मुज़ाकरात चले शरीफ फैमिली की और उनके क्लोज एडवाइजर्स की। पीटीआई की बैन होने की बात हो रही है। मैं समझता हूँ जो होना है हो जाए। अगर मिसाल के तौर पे गवर्नर रूल लगना है केपी के अंदर, लेकिन उसके इम्प्लीकेशन होंगे। देखें अगर वहाँ इन हाउस चेंज आता है कि यू नीड टू हैव अ मोर रिस्पॉन्सिबल, मॉडरेट, एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर इन द केपी जो मुहाजरा ही ना करे फेडरेशन के साथ, चलिए जनाब, इस्लामाबाद के साथ। दोबारा आते हैं आपके पास। नाज़रीन किराम, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी, बहुत फैली हुई गुफ्तगू है, लेकिन पाकिस्तान के मसाइल भी ऐसे ही फैले हुए हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक। बांग्लादेश से शुरू करें फ्रैंकफर्ट तक जाते हैं जी, और पाकिस्तान में बन्नू से शुरू करें हमारी अदालतें आलिया तक जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से शुरू करें सियासी जमातों तक जाते हैं। एक नहीं कई पहलू हैं इसके, इस पर हम गुफ्तगू मजीद करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन किराम, आपने देखा बात कितनी फैली हुई है, बिखरी हुई है, और हम समेटना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये मेल्ट डाउन से ज़्यादा जो बिखरता जा रहा है, इसको इकट्ठा किया जाए, एक मुट्ठी की तरह हम दुश्मन के सामने खड़े हों, तभी मसले का। हफीजुल्लाह न्याई साहब, क्या आप इस पूरे नक्शे पे आपने बहुत तफसील के साथ अलग अलग सब बातों पे गुफ्तगू की थी, अब सबकी गुफ्तगू सुनी है आपने, हमारे दूसरे 4 साथियों की भी। क्या कहेंगे आप इस पूरी सूरत हाल के पस मंजर में? मेरे पास तो हकीकत है कि, और आप से ज्यादा मेरे दिल कौन है, मेरे पास तो कुछ कहने को है ही नहीं। अब मैं कैसे कह दूं कि जी एक वक्त जो है जब कटाई का वक्त है, एक फसल तैयार है, एक बीज आपने सालों से पहले बोया था, अब वो बीज की फसल तैयार हो गई है, तो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपने गन्ना बीजे तो जौ कैसे काट सकते हैं? मुझे नहीं समझ आती। फर्ज किया मैं अगर मोजे पे यकीन है, अल्लाह की जात से हमेशा बेटी रखनी चाहिए, मोजा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को इससे हालात से कैसे निकाला जाता है। मीजा मैं छोटी मिसाल दूं, ये जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, तो ये आप देखें स्पिन ले सकते हैं। इसकी टेक्निकल बात यह है कि चौथे स्पिन के ऊपर इसको स्पिन से निकालना पड़ता होगा ना, वो जमीन के अंदर नोज डाइव करके तबाह हो जाता है, यानी 5वीं स्पिन के बाद वो निकल नहीं सकता। तो जब उसे करतब दिखा रहे होते हैं तो उसको निकालना पड़ता है। पाकिस्तान 5वीं स्पिन में आ चुका है, अब इसको कैसे आप निकालेंगे? और वो मेरा ख्याल है जी कि मैं तो अब ये कहता हूँ जी, कहता नहीं हूँ, पिछले कई सालों से अर्ज कर रहा हूँ कि इमरान खान, आसिम मुनीर, बाजवा, सुप्रीम कोर्ट, नवाज शरीफ सारे मिल भी जाए ना तो मुल्क को अब इसका कैसे निकालेंगे? देखिए मैं तो आप पहले सेगमेंट में मैंने आपको यही अर्ज किया कि कौमों के रूजो जवाल की कहानी, आज चीन अगर $20 बिलियन इकॉनमी है तो पिछले साल नहीं हुआ, 75 साल की मेहनत शाखा है। अगर इंडिया $5 ट्रिलियन इकॉनमी है तो हमारे आपने देखते कि 70 साल से 86 इस्तेकाम मिला चल गया। ये जो दहाइयों के अमल में अरूज मिलता है और दहाइयों के अमल में सवाल मिलता है, ये पूरी तारीख के इंसानी का कौमों और मुल्कों के बारे में ये सबक दर्ज है। अब मुझे बताएं कि आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, आपने पिछले 10 साल से 2014 के धरने से शुरू कर लें। अब आप कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान है, सीना को भी कर रही है कि सीना को भी कर रही है, और वो ये कह रही है जी कि हमें पता होता कि इमरान खान ये है तो हम नवाज शरीफ को ना हटाते, तो बाद खराबी बस यार। मुझे पता चलता है जी, वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो ब्लंडर हुआ एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लाना हुआ है, तो फिर क्या बात है? भुगत तो हम रहे हैं, कौम हो रही है। ठीक चलते पाकिस्तान को उठा के आपने पटरी से उठा के जमीन पे रख दिया।
ठीक ठीक ठीक, क्या कर सकते हैं? अब भुगते सारे के सारे उनके साथ, हमारा दोज़ख, वो भी जिस जगह पे, हम भी वहीं पे, वो भी वहीं पे। जी नज़ीर लगारी साहब, हफीज़ुल न्याज़ साहब तो बहुत ही परेशान हैं। मैं मायूस नहीं कहूँगा, परेशान है। मायूस तो होने वाले वो है नहीं, लेकिन परेशानी उनकी बजा है। क्या कहेंगे आप इस पे? जी नज़ीर लगारी साहब। जी मैं समझे शायद आप मुझसे मुखातिब नहीं है। मैं आपकी बहुत नवाजिश, मैं हफीजुल न्याज़ी साहब के जितने भी ख्यालात हैं मैं उनको शेयर करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हालात जिस तरह से वो बयान कर रहे हैं उससे किसी हद तक ज़्यादा संगीन है। हम अपने मामलात को अपने दायरे में, अपने जोग्राफी में देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि जहाँ हमारे यहाँ गेम हो रहा है उस गेम में और प्लेयर्स मौजूद हैं जो इनविजिबल प्लेयर्स हैं, या उनको विजिबल भी कहें तो कोई मसला नहीं है। ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो हमेशा आपको एक ख़ास किस्म की समत ले जाते हैं और आपके नताइज उनके जो है आपके खिलाफ जाते हैं। ठीक बात जी। एक बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दें और दूसरी सुपर पावर। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। जी, मैं मीर्जा बात कर रहा था कि ये हमारा मामला नहीं था कि दो सुपर पावर्स की लड़ाई में पाल नेटशे के नजरिए कोल्ड वार को उस पर अमल करते हुए हमारा ये मसला ही नहीं था कि हम दो दुनियाओं के दरमियान आकर पिसना शुरू कर दें, और हम अब तक पिस रहे हैं। ये जाकर जर्मनी में जो जनरल कमर जावेद चाहिए था, आपने आजाद दुनिया के जंग लड़ी और उसके नतीजे में आप अपने आप को बहरान में डाल बैठे हैं, और अब तक वो बहरान जारी है। अब भी इनविजिबली आपके सामने कौन सा ऐसा बहरान जो हमें नजर नहीं आ रहा है। ये एक ऐसा संगीन मामला है जिसमें आर्मी प्लेयर्स भी मौजूद हैं और आपके प्लेयर्स भी मौजूद हैं, और आपके लोगों की पोजीशन क्या है हमें नहीं मालूम है कि ये जो पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं ये इनकी अपनी पोजीशन है या इनको ये पोजीशन दी गई है। हमारे जो इदारे जो हैं जो पोजीशन लेकर बैठे हैं हमें उसका भी मालूम नहीं है कि ये उनकी अपनी पोजीशन है, उनकी विजडम की है, उनकी दानाई की है, उनकी दानिश की है, उनकी फिक्र की है, उनकी अमल की है, उनकी नियत की है, या वो किसी और डिक्टेशन पर बैठे हुए हैं, किसी और फरमान के तहत ऐसा कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम है। यह हमें नहीं मालूम है कि अदलिया जो है वो किस निजाम के तहत जब आइन को रीराइट करती है तो क्या सोच कर रीराइट करती है, हमें नहीं मालूम है। हमें नहीं मालूम है कि जब इदारे ऑपरेशन करते हैं या कार्रवाई करते हैं तो उनके पेश नजर क्या होता है। हम डरे हुए लोग हैं। हमारे सामने हमारा मुल्क 2 लाख हुआ, बरगेल साहब कह रहे हैं कि हम इस तरफ जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है हमने देखा है ना, हमारी आंखों के सामने हुआ है, और हमारी गलतियां थी वो हमने किया है, और हमारे लोगों की गलतियां थी जो इस नतीजे तक पहुंचे थे। हम चाह रहे हैं कि उन गलतियों को किसी सूरत में दोहराया नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे आंखों में, हमारे सामने अगर वही वाकयात दोहराए जा रहे होंगे, अगर वही पोजीशन ले जा रही होगी, अगर कोई शख्स आज भी वो बन रहा हो मुजीबुर रहमान, कोई शख्स आज भी और दूसरी पोजीशन ले रहा हो, एक और किरदार ले रहा हो जो मादी का किरदार हो, तो इस तरह के किरदार अगर मादी की पोजीशन पर जाकर लाएंगे तो एक दानिश्वर ने कहा था कि तारीख अपने आप को दोहराती है, पहले जो है वो कॉमेडी की सूरत में, बाद में तरबिया सूरत में, मज़ाहिया सूरत में। हम इस मज़ाहिया सूरत यार का शिकार ना हो जाए, खुदा ना करे कि हमें नुकसान पहुंचे, लेकिन मुझे संगीन खतरात नजर आते हैं। ठीक है जी। आमिर खाकवानी साहब। जी सर मैं जुडिशरी में बात करना चाह रहा था। आपने पहले भी अदलिया पे बात की। मेरे ख्याल में तो जनाब अदलिया जो मामलात में एक मेरे तो ख्याल है अदलिया के बारे में तशवीश कम होनी चाहिए, चीजें बेहतर हो रही हैं। अदलिया जो 13 जनवरी के फैसले में जो गलती की थी वो गलती भी करेक्ट कर दी। और इंटरेस्टिंग बात ये है, आप करिए अदलिया की तकसीम की किसी ने पहले बात की, अब ये जो फैसला आया है 8 तकरीरी फैसला मखसूस हिस्सों पे 8 जजेस का, इनमें से आने वाले मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस शामिल हैं, यानी अगले 8 सालों में जो चीफ जस्टिस साहबान होंगे उनमें से 4 चीफ जस्टिस साहबान इसी एक फैसले में शामिल हैं। और 5वें चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब का भी फैसला वो भी कम बेश वही फैसला था। तो मेरा तो ख्याल है कि इसमें जो थोड़ा बहुत तनाज़ा जो कहीं रह गई है वो सिर्फ कादी चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की पर्सनैलिटी की वजह से है, और उनके तो आखिरी दिन ही है ना, गर्मियों की छुट्टियों के बाद 1 महीने रह गया, 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह नए चीफ जस्टिस होंगे। और मेरा ख्याल है कि अदलिया में ये तकसीम का तासुर सब बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो अदलिया अच्छा, आप जस्टिस मंसूर अली साहब पर बहुत एतमाद किए बैठे हैं कि वो हालात ठीक कर देंगे, जैसे कुछ लोग काजी फायजी साहब पर एतमाद किए बैठे थे। खराबियां हम करते हैं
और उम्मीदें किसी एक शख्स पे लगा बैठते हैं हम। आमिर खाकवानी साहब, ये मुश्किल काम नहीं है ज़रा? मैं ये कह रहा हूँ ये जो जजेस का जो अक्सरीती फैसला है, इसमें अगले आने वाले खुद 4-5 चीफ जस्टिस साहबान का कंसेंसस है। इसका मतलब है जुडिशरी में कंसेंसस ज्यादा नजर आ रहा है, आगे सीनियर जजेस की तकसीम नजर नहीं आ रही। जी मुजाहिद बरेलवी साहब, आप क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? हम बन्नू से चले थे, अदरिया से आए हैं, बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में है, मेल्ट डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या क्या कहाँ फंसे हुए हैं हम? आपको क्या लगता है? वो कहते हैं जी अदरिया का फैसला जो है ये इतना पुरुमीद है कि इसके बाद दलदल दूर हो सकते हैं और हमें देखना चाहिए कि आने वाले चीफ जस्टिस भी सारे के सारे इसी फैसले में शामिल हैं। क्या कहेंगे आप इसको? मुझे आप इजाज़त दें कि मैं मेरा बड़ी न्याजमंदी रही है, अपने न्याजी साहब को, अपने हफीजुल्लाह को दाद दूंगा, इनकी बहादुरी की जरूरत थी कि कभी, हालांकि मेरा बच्चा अगर 12 घंटे अगर घर ना आए ना तो मैं बेचैन घूम रहा होता हूँ। और ये तो एक बात जो हमारे सामने, इससे भी ज्यादा उनको मसाइल का सामना है, मुझे अंदाजा है। जल्दी है। हाँ। इनके साहिबजादे को 15 माह से जो बेड़ियां लगाकर पता नहीं किस अदालत में रखा गया है, इसका जिम्मेदार क्या वज़ीर दाखिला प्राइम मिनिस्टर नहीं है, और इनके तो खुदाती ताल्लुकात भी हैं। किस जुर्म में चले इसी इनके बेटे समीत लोगों को कराए? मुझे तो सिर्फ इसका जवाब दे दें। ये स्टेट है, ये रियासत है, जिसने न्याजी जैसा जैसे लोगों को अगर से किया है तो यकीनन उसको अब तक सजा दे देनी चाहिए थी, और यकीनन ये अपने हाथ से उसको जेल के अंदर भेजते। ये इस पे क्यों नहीं गुफ्तगू करते आप लोग? ये एकेडमिक कर रहे हैं। ये एक मिसाल है हफीजुल्लाह न्याजी साहब के हौसले जरूरत और बड़े दिल की कि ये अपने बेटे बादी करते, इन्हें मिलने तक नहीं दिया गया कोर्ट के सामने। अब मुलाकातें हो रही है, अल्लाह करे मुलाकातें जारी रहें और बल्कि मुलाकात आजाद फजाओं में हो। क्या करा उसने 15 माह में साबित कोर्ट नहीं कर सकी कि हसन न्याजी ने क्या करा? ठीक है, ठीक 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 बंद कर देना चाहिए ऐसी अदालतों को, और उनके पास भी नहीं है, किसके हुक्म से है? पूछे ना ये। ठीक 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 इन्होंने पूछा अपने जो बड़े अजीजों की तरह भाइयों की, ये नहीं करेंगे। ये गैरतमंद आदमी है। ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से दरख्वास्त करते कि मोहसिन नकवी जो उनका बरखुदार है कि मेरे बेटे को करो जो बेगुनाह है। अगर गुनाह किया है, सजा दिया तो सजा दो ना। अच्छा ठीक है, ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब, इस सारी गुफ्तगू सुनी, हर आदमी जो है ना तनाव का शिकार है। ये मैं भी अब बाकी वो मायूसी वाली लेवल आ गई है। साहब से पूछे आप, ये साहब से पूछते क्यों नहीं आप? क्या पूछूं? यही बात पूछ ली। हसन न्याजी ने अगर गुनाह किया है तो उसको सजा दो, वरना 15 माह। हसन न्याजी नहीं, मैं उस पर बड़ा, मेरी पोजीशन बड़ी क्लियर है मीर साहब। सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरा ख्याल अभी तक इजाजत नहीं दी है और उन्होंने वो मामले को रोका हुआ है। जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल हो चुके हैं भाई, उनको आप वो सामने आने चाहिए, उनका नतीजा सामने आना चाहिए। जो 80-85 जो लोग उनके जो हैं इस वक्त, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको मामले पे कंगन लगाया हुआ है, तो अब वो कैसे मामला जो है वो आउट हो के 20-25 लोग हैं उनको तो छोड़ दिया गया। 20 ठीक मुजाहिद बेटी साहब, अब ब्रिगेडियर साहब को बात करने दो ना। अब बात शरीफ हुकूमत, अब बात करने दो ना। पकड़ा हुआ है, किसने किया है, केस किया है? मुजाहिद बेटी साहब बात तो करने दे। केस तो इस हुकूमत से पहले निगरानों ने कर दिया था। मुजाहिद साहब, सर देखिए बात है, हम हफीजुल, मैं जाती तौर पे मेरी हफीजुल नज़ीर साहब से बड़ा हमारा इज्जत का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का एक रिश्ता है कितने सालों से। तो वी कैन, एनीबडी कैन अंडरस्टैंड कि उनकी जाती फीलिंग क्या होगी, वो तो सब हम मानते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये मसले का हल हो, फैसला हो, और ताकि और जो लोग अगर छुट्टियां जो भी है रियासत का फैसला वो हो, ताकि वी गेट ओवर दिस एज क्विकली एज पॉसिबल, और इस किस्म के हालात दोबारा कभी पाकिस्तान में पैदा ना हो। लेकिन मैं जो बात करना चाहूँ मीर साहब, जिन्होंने इनको रखा वो उनको छोड़ दें यार। सुन तो लेना बात, तो मुजाहिद बेटी साहब बात तो सुन लेना। मुजाहिद बेटी साहब बात तो सुन लेना, उनको बात तो करने देना। मेरी गुजारिश मीर साहब सर आपसे ये है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए। मैं मानता हूं कि 4 दफा वो FPR गए हैं, मानता हूं कि वो इकोनॉमी के मामलात में वो बहुत इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं, मुहर्रम के बाद कहा गया था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी, अज़्म इस्तेहकाम पे अभी तक वो नहीं हुई है। दूसरी बात मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ,
IPPs पे पिछले 3 दिन से जो हेयर रेजिंग और खौफनाक किस्म की डिटेल साबिक केयर टेकर मिस्टर गौहर एजाज साहब ने दी है, 3 दिन में मीडिया पे, सोशल मीडिया पे खप पड़ी है। मुझे ये बताएं, हम तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगे थे कि बिजली लॉसेस हो रहे हैं, बिजली चोरी हो रही है, मानते वो भी क्राइसिस है, लेकिन 150 बिलियन रुपीस पर मंथ रियासत दे रही है अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू दी IPPs। मैं आज एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, मैंने लफ्ज पहले इनके लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैं समझता हूं एक नया माफिया पाकिस्तान में जनरेट हो गया, कॉल दी IPPs माफिया। 150 बिलियन रुपीस पर मंथ, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 0% बिजली प्रोड्यूस की है, लेकिन उनको 10 अरब रुपए जो है हर महीने दिए जा रहे हैं। अब हमें समझ आई है कि ये जो हर 5वें 6ठे दिन पे बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे थे, कीमतें बढ़ाई जा रही थी, टैरिफ और करोड़ किस्म के टैक्स एक्स्ट्रा लगाए जा रहे थे, वो तो बेसिक मकसद यही था कि इनको 2 खरब रुपए जो हमने देने हैं अपना IPPs को। मैं अब 2 यहां पे अपील कर रहा हूं टू द SIFC, to the Chief of the Army Staff, to the Prime Minister of Pakistan। जनाब, एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए पाकिस्तान में कि ये इन लोगों को किस फॉर्मूले के तहत इतने अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, और जाहिर बात है रियासत के पास इतने पैसा तो नहीं है, हाँ अवाम ही दे दी ना, गैर मुल्की है, पाकिस्तानी है, देख इसमें दोनों शामिल है, सब डिटेल सामने आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन एट द हाईएस्ट लेवल कि उसमें कोई मिली भगत कोलूजन तो नहीं है बिटवीन द कंसर्न गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड दिस IPPs। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता मीर साहब, यहाँ एक क्लर्क अगर चेक देता ना सरकारी को चेक, तो उसमें भी वो अपना खांचा मांगता है, उसका भी खांचा होता है कि ये इतने पैसे मुझे वापस दो। ये IPPs को अगर अरबों रुपए रिलीज किए जा रहे हैं एवरी मंथ, तो अगर कोई किकबैक्स और कमीशन खाई जा रही है, ये किसका काम इन्वेस्टिगेट करना? ये हमारी एलीट इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है। तो मैं ये कहूंगा दिस इज IPP द नेशनल सिक्योरिटी इशू नाउ। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती को हिट कर रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो लिहाजा SIFC नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भाई इसके ऊपर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ये लोग पकड़े जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, देखिए आपने हर तरह के मिसाइल देखे, अदलिया का मसला भी देखा, ये भी देखा हमने। हफीजुल्लाह नियाज़ साहब का मैं तो ज़ाती तौर पर जिक्र नहीं कर रहा था, जितनी हमारी उनसे मोहब्बत है उसमें बहुत कुछ करते, लेकिन वो भी जिक्र हुआ, बन्नू का जिक्र हुआ, बांग्लादेश का जिक्र हुआ, फ्रैंकफर्ट का जिक्र हुआ, कश्मीर का जिक्र हुआ। उलझे हुए हैं हम, फंसे हुए हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। कोई रास्ता है क्या? सचमुच कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन हो रहा है क्या? सचमुच रियासत अनगवर्नेबल हो गई है क्या? सूरत हाल है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम अब कोशिश कर रहे हैं कि बहस को वाइंड अप करें, ख़त्म करें। मैं आखिरी सेगमेंट में मैं बॉटम लाइन पूछता हूँ या ये पूछा करता हूँ कि वन लाइनर क्या है, लेकिन इसमें क्या पूछूँ मैं? मसला इतने बिगड़े हुए हैं, इतने ख़राब हैं, इतने फैले हुए हैं, अब परेशानी भी है। मैं इसको मायूसी नहीं कहता, परेशानी कहता है। हम सब परेशान हैं और चाहते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को इस सूरत हाल से निकाला जाए और इसके आगे बढ़ा जाए। हफीजुल्लाह नियाज़ साहब, क्या आखिरी बात क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? आखिरी बात बिल्कुल यही है जी कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, कोई हमें सजेस्ट नहीं किया कि मेरी रहमत से मायूस ना होना। और अगर हमारे लिए ईमान की थोड़ी सी रमक है तो यकीनन हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। और ये बात कोई ऑप्शन नहीं है, ये कुरान की नस है, कुरान का हुक्म है और हमारे ऊपर नाफिज है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। बाकी अल्लाह ताला के हमारी बदकिस्मती है कि जो किरदार जिनके हाथों में हमारा मुस्तकबिल है उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को अपनी जात से ऊपर रखे। आप मुझे नाम लेते जाए, मैं आपको बताता जाऊंगा सारे किरदारों के नजदीक मैं ये रिस्क नहीं लेता, पाकिस्तान से ऊपर है। और यही लोग हैं जो कर सकते हैं। मैं मीर साहब आप हो, बरेली साहब हो, आमिर खाकवानी साहब हो, कोई हो, हम क्या कर सकते हैं? हमारे हम तो सिर्फ ये कि वो कहते हैं ना, जो कुछ अल्लाह ताला ने जो थोड़ी बहुत समझ बूझ दी है वो हमारे लिए सुहाने रूह बनी हुई है। ठीक बात से पता चलता है कि हम बहुत मुश्किल हालात के जा रहे हैं और अल्लाह से अब रहमत की उम्मीद मांगते हैं। ठीक बात, अल्लाह से मांगते हैं जी, अल्लाह से मांगते हैं। लोगों के ताब से भी बचाए जिनको अपनी जात के लिए पाकिस्तान को खर्च करने पर तुले हुए हैं, और पाकिस्तान पे भी अल्लाह ताला अपनी रहमत में। जी नज़ीर लगारी साहब, आप क्या कहेंगे? लास्ट वर्ड्स आपके क्या हैं जी? मैं समझता हूँ सबको होशमंदी से काम लेना चाहिए। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ लोग अपने अपने आनाओं के सोच, अपनी अपनी पसंद पर बैठे हुए हैं और अपनी जात की परस्तिश करते हुए
वो सब कुछ पीछे डाल रहे हैं। इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क की अपनी सलामती को, हर चीज को ऊपर से कुछ डालकर वो अपनी अनाओं के खोज बंद होकर और खुद अपनी जमीन पर, अपनी धरती पर खुदा बनकर बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, हुक्मरानी के तख्त पर बैठे हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, सब ये समझे हुए हैं। और जमीन पर उतरे, इस मुल्क के लोगों के दरमियान आए और देखें कि लोग किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत की क्या सूरत हाल है, अफवाज की क्या सूरत हाल है, बेरोजगारी की क्या सूरत हाल है, लोग किस हद तक तंगदस्त है। ये सूरत हाल बहुत ही खतरनाक है। मेरे ख्याल में हुक्मरानों को इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, वो टैक्स जमा करने में लगे हुए हैं और एप्लीकेशन सिर्फ अपनी जात के अना के खोर में बंद है और बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ठीक बात जी। आमिर खाकवानी साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है सर, ये उम्मीदें में बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आपने पहले 2-3 बार जिक्र किया ख्वाजा आसिफ के का बेल्ट डाउन की बात करने का। जब मुल्क की सबसे बड़ी जमात को ये बैन करने जा रहे हैं, हुक्मरान जमात, सिर्फ इस बुनियाद पे कि सियासी तौर पर उसका मुकाबला न कर सके, तो मेल्ट डाउन तो अपने आप को खुद ही कर रहे हैं। एक ऐसी जमात जिस पे इल्जाम है कि इलेक्शन में रिगिंग करके वो इक़्तिदार में आए हैं, एक ऐसी जमात जिस पे इल्जाम है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सियासी तौर पर मुकाबला नहीं कर पा रही, यानी तहरीक इंसाफ का, उसको बैन करने जा रहे हैं। और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसा कब हुआ है, कितनी बार हुआ है इतनी बड़ी जमात को बैन किया गया? और अभी तो ये बातें हैं ना, बैन कौन कर रहा है? अभी तो बातें क्या सर, देखे ना, हुकूमत का तर्जमान वज़ीर इत्तलात हुकूमत का तर्जमान होता है। नहीं, वो देखे ना, अब अमीन गंडापुर कहता है मैं इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ूंगा, चढ़ दौड़ेगा? वो नहीं दौड़ेगा। ये सियासत को सुनते रहे। मुझे आप बताइए कि हमें क्या नजर आता है, हमें क्या कर सकते हैं इस वक्त? देखिए, मुझे तो ना जो एक इनसिक्योरिटी का जो एहसास हो रहा है, एक पॉलिटिकल सिस्टम से मुतल्लिका लोग भी कर रही है। अभी जो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट की बात करना शुरू, मैं बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में हूँ और कई लोग उसमें जो लिखने वाले जो मुस्लिम की हामी है, वो भी ये कमेंट करने शुरू हो गए कि टेक्नोक्रेट की तरफ बात जा रही है। तो ये तशवीश और ये परेशानी और ये जो सारी चीजें पैदा हो रही है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। बजाय रजवी साहब ने बड़ी जरूरतमंदाना बातें की, हमेशा की तरह उनका अपना एक खास स्टाइल है जिसमें खुल के बात करते हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि कुरान जमात जो है मुस्लिम धून खास तौर पे वो सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा नहीं कर पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि वो अंदाजा नहीं कर पा रहे। बजाय उन एक ओवरऑल मसाइल को समझने के बजाय अमरीन नवाज साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब है, अब उनको अदलियत में तनकीद करने पे नहीं। देखे आमिर खाकवानी साहब, उन्होंने कहा कि हमारी सारी क़यादत, सारा एक बंदा नहीं है जो सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा। आप भी ये अंदाजा लगाएं कि कोई भी नहीं है जो सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा कर रहा हो। मैं उस पैसे पढ़ना नहीं चाहता। देखिए, आपने अपोजिशन को, सबसे बड़े लीडर को, जो एक रियल अपोजिशन, उसको जेल में वो भी तो एहसास नहीं कर रहा ना। वो भी तो बात सुने, एहसास की बात कर रहे हैं। वो भी तो एहसास नहीं कर रहा कि मुझे मुज़ाकरात करने नहीं, उसको माफ नहीं करें, किसी को माफ करने को तैयार नहीं हूं मैं। ये आपकी ज्यादती है कि आप नरम हो जाए। जी नज़ीर लगारी साहब, मैं अपनी बात आज कर चुका हूँ, मैं गुजारिश कर चुका हूँ, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि ये छुट्टा है, ये चक्कर छोड़ी जाए ना। सबसे बड़ा कहाँ सबसे बड़ा है? किसी से बड़ा नहीं है भाई, वो आम आदमी है और अपनी अना के खोर में, अपनी जात के खोर में फंसा है। ठीक है बात? ठीक जी। मुजाहिद बेलवी साहब, अब वो जब इमरान खान के एक आदमी जो साल भर से बैठा है उस पर ही गुस्सा निकाले जा रहा है। सर, ये ऐवान वज़ीर आज़म, ऐवान सदर पे तो आप लोगों की खामोशी तारी है। मैं कौन गुस्सा निकाल रहा है? वो कहता है मैं किससे बात ही नहीं करनी, अब मैं खामोश बैठा हुआ हूँ। वो कहता है कि मैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करनी है। या अभी ये मुझे बताइए, ITP की जो डिटेल बताई है उसका जिम्मेदार कौन है ना? हुकूमत, शरीफ हुकूमत और वज़ीर खजाना और ख्वाजा आसिफ और ये सब लोग। आजकल टिट बड़ा इधर हुआ है। आप कराची में अपने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे, क्या मसला है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो उसमें शामिल है। मैंने तो ऐवान सदर से शुरू किया। आपके लहजे में शामिल नहीं आती ना ऐवान सदर से शुरू कर दी। मैंने तो बात ही ऐवान सदर से शुरू की है। अच्छा, हाँ करें ना। पुअर में मुराद अली शाह के बारे में क्या बात करूं? वो तो बेचारा पुअर, आप ये देखिए कि मौसूद्दीन जो विजन पेश कर रहे थे शाह साहब, ये सवाल किया, भाई आपके तो 50% लड़कियां स्कूल ही नहीं जाती। जरा 11 साल में ये तो पूछ लो कि एजुकेशन बजट गया कहाँ? 57% बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे मिडिल से मैथ्स में। 5400 घोष स्कूल हैं।
और पूछूं बेचारे पुअर शायद आपको कुछ है ही नहीं। अच्छा ठीक है जी ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा तो मैं बताऊं और बताऊं? नहीं काफी है, मुझे कुछ नहीं मेरी बहस में आया नहीं था। नाराज ना हो जाए, नदी लगारी नाराज ना हो जाए, बताएं। ये वैसे आ रही थी, मैंने कहा इसको भी छेड़ा जाए। जी ब्रिगेडियर साहब 2014 दिसंबर में जब साने APS हुआ था, इमरान खान ने अपना 126 दिन वाला जो धरना था उसको ख़त्म किया। उसने कहा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान इतना बड़ा साने हुआ है, मैं धरना कॉल ऑफ कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब को बिल्कुल एक अपने ख़ास रोल में आना चाहिए। अपनी ये जिद, अपनी अना और ये रिजिडिटी इसको ख़त्म करनी चाहिए एंड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। और पहले तो ये है कि वो KP के अपने चीफ मिनिस्टर को कहें कि भाई अपना जो पोस्चर है, अपने जो तो मामला है इसको ठीक करो KP के अंदर एज वेल एज विद इस्लामाबाद। ये तो एक एंगल हो गया, बाकी आप क्या कहते हैं? नहीं, बाकी मैं ये कहता हूँ हल एक ही है, फाइनल हल पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन डायलॉग, चाहे इसमें गवर्नमेंट हो, चाहे इसमें इमरान खान हो और बाकी स्टेक होल्डर्स हो। ये जब तक नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ मामला ठीक नहीं होंगे। क्राउन प्रिंस MBS जो है वो आप देखें, सुन रहे थे बाजी आए 3 दिन बाद 4 दिन बाद आए, किधर गए क्राउन प्रिंस MBS? वो भी देख रहे हैं और बाकी लोग भी कि पाकिस्तान में वो तो हालात ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में जाएं और जाके कुछ स्टेट विजिट करें। सो कहने का मतलब है इकोनॉमी आपकी मामला बिल्कुल उधर ही रुके हुए। सो घूम फिर के इट हैज टू बी पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन एंड डायलॉग टू रिस्टोर द सिचुएशन। ये आप करेंगे तो आप देखेंगे KP और गवर्नमेंट के हालात भी ठीक हो जाएंगे और वहां पे भी जो मामला उठ रहा है वो मामला उसमें भी बेहतरी आएगी। ठीक है नाज़रीन किराम, आप सारी गुफ्तगू सुन लीजिए। हमने बड़ी मुतनव्वो तो मैं नहीं कहूँगा, डिफरेंट एंगल से गुफ्तगू की है जी, हर जाविये से गुफ्तगू की है। मुल्क में जो हालात हमें दरपेश हैं उस पर गुफ्तगू की है। सबका अपना अपना एंगल था, अपना अपना अंदाज था। मैंने कहीं किसी छेड़छाड़ करने की कोशिश सिर्फ इसलिए की है ताकि दूसरा एंगल भी सामने आ जाए। और अगर हम देखें तो शायद हम सब मुजरम हैं, मेरे समेत हम सब मुजरम हैं। हम किसी को, सियासतदानों को, ना किसी सियासी जमात को, ना किसी मुक़तदरा को, ना किसी अदलिया को, ना किसी पार्लियामेंट को, ना किसी और अदारे को, ना किसी और ग्रोह को, ना मीडिया को हम छूट दे सकते हैं कि उन्होंने अपना रोल उस तरह अदा किया जिस तरह अदा करना चाहिए। मगर अब वक्त आ गया है, या तो सब अपना रोल अदा करेंगे, वरना वक्त अपना फ़ैसला लिख देगा और वो फ़ैसला बहुत ख़तरनाक हो सकता है। हमें उस फ़ैसले से पाकिस्तान को और ख़ुद को बचाना है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।